करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो HCF किस किस का है, 306 और 657 का क्या HCF निकाला, कितना आया, 9 आया। ये पूछना चाह रहा है LCM किसका ज्ञात करो, 306 और 657 का LCM ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारा। तो ठीक है, इसके बाद में देखो अपन क्या करेंगे, अगर ये दे रखा है और LCM पूछ रहा है, HCF दे रखा है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, हल क्या करेगा, कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ना कौन कौन सी संख्या है। हमें देखो संख्या भी पता है 306 और 657। तो पहले क्या लिखोगे, दी गई संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं बताओ, दी गई संख्याएं बता सकते हो कौन कौन सी है, 306 और 657, 306 और 657 ये हमारी क्या है, दी हुई संख्याएं। अब क्या करोगे, अब मैंने आपको देखो छठे उदाहरण में एक चीज़ बताई थी, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF AB गुणा में LCM AB, मतलब दो संख्याएं A और B थी, उनका क्या करें, गुणनफल करें, दो संख्याओं को गुणा करें और किसके बराबर में आ रहा था, HCF निकालें किसका, A और B का, मतलब दोनों संख्याओं का HCF और दोनों संख्याओं का LCM निकाल के दोनों को गुणा करें, बराबर आ रही थी। ठीक है, तो मैं आपको देखो सीधा ही लिख सकता हूँ, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसको आप याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब A और B था ना हमारे पास में, AB बराबर क्या क्या था, HCF किसका, A और B का गुणा में LCM किस किस का, A और B का। ये क्या पढ़ा था अपन ने, उदाहरण नंबर 6 में पढ़ा था। ठीक है, अब क्या करें इसको, देखो दो संख्याएं भी दे रखी है हमारे पास में और क्या दे रखा है, सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो क्या आएगा, A इंटू में B आएगा। ठीक है, गुणनफल हम निकाल सकते हैं, A गुणा B निकाल सकते हैं, HCF हमें क्या दे रखा है और LCM ये वाला पूछ रहा है। तो देखो पक्षांतर कर लें, तो पक्षांतर करोगे क्या करोगे, LCM चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, LCM चाहिए। तो देखो मैं इसको इतना बड़ा ना लिख के इसको वापस से एक बार क्या लिख सकता हूँ, A गुणा में B लिख सकता हूँ इतना, HCF क्या, AB गुणा में LCM AB, इतना बड़ा ना लिख के मैं देखो इसको छोटा सा लिख दिया। ठीक है, आप इसको समझ लेना। उसके बाद में देखो क्या करना है, मुझे तो LCM ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM AB मतलब AB का LCM बराबर किसके बराबर आएगा, तो देखो LCM ये इसके बराबर तो है, AB तो है ना, A गुणा में B, देखो ये वाली संख्या इसके बराबर है ना। ठीक है, और जो इसके गुणा में संख्या थी वो किस में जाएगी, भाग में जाएगी, तो HCF A और B। ठीक है, अब निकालो इसका LCM निकालेंगे वापस से, क्या निकालेंगे, LCM किस किस का निकालेंगे, LCM किसका, A और B मतलब 306 और 657 का क्या निकालना है, LCM बराबर A गुणा में B मतलब 306 गुणा में 657। यहाँ पे ध्यान रखना A का काम कौन कर रहा है, मैं इसको इस पेन से लिख देता हूँ, A का काम तो कौन कर रहा है, 306, और B का काम कौन कर रहा है, 557। ठीक है, तो 306 क्या लिख दिया हमने, LCM, तो 306 गुणा में 657 और बटे में क्या आएगा, HCF किसका, 306 और 657। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लेना। अब यहाँ पे देखो वापस से LCM 306 और 657 ये मुझे उतारने की जरूरत नहीं है। देखो अपन 306 गुणा 657 इसको गुणा नहीं करेंगे, देखो क्यों नहीं करेंगे, ये कट रहा है, देख किससे कटेगा, 306 गुणा में 657, देखो इसको आगे हल करेंगे। HCF 306 और 657 मतलब HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है, हमें 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सीधा ही काट लेंगे, तो किससे काटेंगे, इसको 9 से काटा तो 9 तियाँ 27, 3 बार कट गया, बच गए कितने, 3 हो गए कितने, 36, तो 9 चौक 36, 34 गुणा में 657, 34 गुणा में 657, इसको क्या कर लो, गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा कर लो, कितना आएगा, 22,338 आएगा, कितना आएगा, 22,338 आएगा। आप पूछ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं गुणा क्यों नहीं कर रहा, मैं गुणा इसलिए नहीं कर रहा कि बार बार गुणा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मेरा बोर्ड पे ज़्यादा लगेगा और आपका ये जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए ये गुणा मैं सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया ना, सीधी सीधी इसमें कुछ भी बात नहीं है। ये HCF दे रखा है और LCM पूछना चाह रहा है, दो संख्या हमें पता है 306 और 657, इतना पता लगा, एक को भी A मान लो, एक को B मान लो। और मैंने ये आपको क्या बताया था, ये आपको बताया था किस में, उदाहरण नंबर 6 में बताया था ना ये सारी बात,
इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसको एलसीएम पूछ रहा है, इसको पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर आता है आपको? नहीं आता, देखो धीरे धीरे सीख जाएंगे, उसके बाद में ये बस गुणा भाग करना है। ठीक है, अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या। इसका मतलब देखो, इससे पहले अपन ने पढ़ा था उदाहरण नंबर 5। ठीक है, आप एक बार वो नहीं देखे, वो वाला वीडियो नहीं देखे, वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं वैसे भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, देखो समझाने वाला हूँ। देखो उसके बाद में क्या करेंगे, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n को हम प्राकृत संख्याओं से लिखते हैं, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक चलती है। उसके किसी संख्या देखो कि प्राकृत संख्या के लिए, संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। तो 6 ले लिया इसने, क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो देखो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ 6 की घात n, 6 की घात n यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे नहीं, 6 की घात n है ना। अब देखो यहाँ पे 6 की घात n मतलब 6 का मान 1 रखो, 6 का मान 6 की घात 1 रखा तो मतलब 6 आया। 6 की घात n अब बढ़ाते जाओ, 1 2 3 n तो ये होता है ना 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा में 6 कितना आया, 36 आया। ठीक है, अब इसके बाद में 6 की घात 3 करोगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो बताओ 0 आएगा क्या, इसका इकाई अंक 0 आ रहा है क्या, 0 पे समाप्त हो रही है क्या, यही कहना चाह रहे हैं क्या, ये 0 पे समाप्त होगी। तो इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, इसका भी 6 आ रहा है। ठीक है, आगे हो सके कुछ भी आ जाए, लेकिन 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो इसका मतलब 0 कब आएगा। देखो 0 कौन कौन सी संख्या होती है, पहले तो ये बताओ जिसका इकाई अंक 0 होता है। देखो 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40 होती है, इसका इकाई अंक 0 है ना, यही तो होती है। और कौन सी होती है, अब देखो अगर ये संख्या होती है सारी की सारी, इसमें देखो सबसे पहले भाग किसका जा रहा है, पूरा देखो 10 में 5 का जा रहा है क्या, देखो 10 में 5 का जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, 20 में 4 बार जा रहा है, 30 में कितने बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, और 40 में 8 बार जा रहा है, मतलब 5 का भाग जा रहा है ना। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, कोई भी संख्या है ना जो धनात्मक प्राकृत संख्या है, उसमें किसका जाना चाहिए, 5 का भाग तो जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, जब तभी क्या होगी वो संख्या, मतलब उसके इकाई का अंक भी क्या आएगा, 0 आएगा, वरना नहीं आ सकता, किसी स्थिति में नहीं आ सकता। तो ठीक है, अब देखो मैं जो बोर्ड पे लिखना चाह रहा हूँ, एक बार इसको तो मैं मिटा देता हूँ ना, और इसको मिटा देता हूँ मैं, और जो देखो एक बार मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसको आपको फिर मैं समझाता हूँ। तो देखो एक बार देखते हैं क्या लिखा है। देखो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है, अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ठीक है, कैसे आना चाहिए, देखो 5 से विभाजित कैसे होती है, देखो 10 है ना, 10 में 5 का भाग चला जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसी 10 को लो, 10 को लिया तो 5 दूनी 10। ठीक है, 2 एकम 2 को तो भूल जाओ। अभाज्य गुणनखंड में देखो 10 बराबर क्या लिखोगे, 5 गुना में 2 लिखेंगे ना, तो 5 गुना में 2 लिखेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 5 तो इंपॉर्टेंट है, 5 तो आना ही आना चाहिए। यही देखो, यही इस लाइन का मतलब है। हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है ना, मतलब 10 0 पर समाप्त हो रही है, तो वह क्या होनी चाहिए, 5 से विभाजित होनी चाहिए, 5 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, और उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, यही बात हमने लिखी, तभी वो क्या होगी, प्राकृत संख्या क्या होगी, 0 पे समाप्त होगी। लेकिन ये तो क्या है, 6 है। अब 6 का देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, यहाँ 6 की घात n है ना, 6 की घात n है, तो 6 की घात n को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 गुणा में 3 लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा में 3 की घात n लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं ना। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात n और 3 की घात n, ये भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, देखो चूँकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा में 3, तो क्या लिखोगे, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात n और 3 की घात n आ सकती है, या आ रही है, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन देखो परंतु देखो क्या आना चाहिए, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडों में क्या 5 नहीं आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है। ठीक है, 5 नहीं आ सकता है, तो फिर क्या लिखोगे, अतः, क्या लिखोगे, अतः, मतलब 5 तो आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब वो संख्या क्या नहीं होगी, 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो क्या लिखोगे, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, एक बार मैं देखो इसको दोबारा समझा देता हूँ। ये पूछ रहा है कि 6 की घात n अंक है ना, कोई प्राकृत संख्या है, कोई भी ले लो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन उसकी घात कितनी है, प्राकृत संख्या ही ले रहा है, ये n ले रहा है। ठीक है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। ठीक है, तो देखो
अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या, इसको भी छोड़ो, हम देखो जो भी संख्या 0 पे समाप्त होगी ना उसमें जो क्या है 5 तो आएगा ही आएगा, चाहिए अभाज्य गुणनखंड करो चाहिए बोलो सीधा सीधा क्या बोलो, उस संख्या में 5 का भाग जाना चाहिए। यही हमारी सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है। बाकी ठीक है, लेकिन 6 है, 6 में तो 5 का भाग जा ही नहीं सकता, इसलिए 5 6 क्या है अंक 0 पे समाप्त नहीं होगी, इसका अंक इकाई का अंक 0 पे नहीं आएगा, मतलब यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसका मतलब भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है, ये ऐसा पूछना चाह रहा है। लेकिन इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब इसको ये थोड़ी ना करेंगे कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, मतलब उसमें स्वयं का और एक को छोड़ के बाकी जो संख्याओं का भाग चल जाए वो भाज्य संख्या होती है। लेकिन अब ये तो नहीं करेंगे, अब इसमें भाग दे के इसको पहले हल करेंगे, फिर इसको भी हल करेंगे, फिर इसमें देखेंगे किसका भाग जा रहा है, भाग दे के देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखो सबसे छोटी ट्रिक क्या अपनाएंगे अपन, जो लिख सकते हैं अपन, अपने को पूरे नंबर भी मिलेंगे उसमें। तो देखो इसको इतना बड़ा हल नहीं करके अपन देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आ जाए ना, कॉमन आ जाए, कॉमन को बाहर ले लेंगे दोनों संख्याओं में, प्लस है ना बीच में, ध्यान रखना बीच में प्लस है, इस गुणा में और इसमें कुछ कॉमन आ जाए, और यहाँ पे पूरे गुणा में यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाए, कॉमन को बाहर रख लेंगे, जैसे ही कॉमन बाहर आ गया तो उसमें उसी संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऐसे अपन इसको क्या करेंगे, सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, पहली संख्या, क्या लिखोगे, पहली संख्या। पहली संख्या तो कौन कौन सी है अपनी, देखो पहली संख्या तो है अपनी 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13। ठीक है, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या देखो क्या क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, तो कॉमन देखो मैं 13 ले लेता हूँ बाहर, 13 ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे, तो 7 गुणा में 11 बच गया। ठीक है, और प्लस में देखो 13 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ध्यान रखना क्या बचेगा, 1 बचेगा। गुणा में वो संख्या बाहर आ जाती है, जब प्लस बच गया तो यहाँ पे 1 बचा। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन 13 आ गया। अब देखो मैं 13 में इसका 13 का भाग दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, तो मतलब इसका क्या लिखोगे, यहाँ गुणनफल 13 है, क्या लिखोगे, यहाँ गुणनखंड, गुणनफल नहीं गुणनखंड, क्या लिखोगे, यहाँ गुणनखंड 13 है, क्या लिखोगे, गुणनखंड 13 है। अतः क्या लिखोगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, क्या लिखोगे, भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरी संख्या, कौन सी, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या रहा है, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन 5 आ रहा है तो 5 कॉमन ले ली। यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणा में 6 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, और प्लस में यहाँ पे कितना है 5, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब क्या लिखोगे, यहाँ गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड क्या आएगा, यहाँ गुणनखंड 5 है, यहाँ गुणनखंड 5 है, क्या लिखोगे, अतः संख्या लिख दो वापस से, भाज्य संख्या है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, ये पूछ रहे कि ये बताओ भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य संख्या बता देता हूँ। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का और एक का छोड़ के बाकी संख्याओं का भाग जाए, भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं खुद का और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। यही पूछना चाह रहे हैं कि व्याख्या करो ये संख्याएं भाज्य हैं लेकिन क्यों हैं, तो हमें क्या बताना है, इसमें कुछ भी कॉमन आ जाए। ठीक है, गुणनफल हमें कोई भी फैक्टर मिल जाए, हम उसका भाग दे देंगे, तो उसमें देखो इसमें 13 गुणा, देखो 13 भाग आ गया, 7 गुणा 11 प्लस में 1, इसमें मैं बताऊँ 13 का भाग दूंगा, 13 से 13 कट जाएगा, मतलब भाग जा रहा है ना इसमें, मतलब ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ये भी ऐसे ही है, इसका मतलब ये कैसी है, भाज्य संख्या। अब देखो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो 7वां क्वेश्चन है। देखो उसमें थोड़ी हिंदी ज़्यादा है लेकिन करते हैं, तो करते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। देखो, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब खेल मैदान कैसा है, गोल है। ठीक है, और वृत्ताकार पथ है, उसके जो मैदान है ना उसके चारों ओर रास्ता है। ठीक है, इस मैदान का
एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, सोनिया एक चक्कर लगाएगी 12 मिनट लग रहे हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय में बाद में भी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके कहने का मतलब है ये कोई क्या है, खेल मैदान है, ठीक है, खेल मैदान है। इसके बाद में देखो, और ये क्या है, वर्ताकार पथ है, ये क्या है, वर्ताकार पथ है इसके चारों ओर, ठीक है, ऐसे गोल गोल। अब क्या कह रहा है, यहाँ से लेके मान लो एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये रवि है और ये सोनिया है, ठीक है, सोनिया को तो कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट, सोनिया तो ऐसे जाएगी, ठीक है, रवि भी ऐसे जाएगा, ठीक है, सोनिया को तो 18 मिनट और रवि को केवल 12 मिनट लग रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, तो ये बताओ कि वो कितने समय बाद एक ही स्थान पे मिलेंगे, यहाँ पे मतलब प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, मतलब यहीं पे मिलेंगे। अब देखो, चूंकि इनकी देखो क्या है, स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग ऐसे, देखो सोनिया तो 18 मिनट में लगा रही है और रवि 12 मिनट में लगा रहा है, तो ऐसे तो मिलेंगे नहीं। तो देखो कैसे, अब देखो मान लो सोनिया यहाँ पे जा रही है, 18 मिनट में चक्कर लगाएगी, ठीक है, तो रवि ये 18 मिनट में लगा रही है, तो रवि तो 12 मिनट में लगा के वापस से क्या होगा, एक बार और निकल जाएगा आगे, ठीक है। तो ऐसे बताना है, तो कब मिलेंगे इस एक स्थान पे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अपन क्या मानेंगे, वैसे तो आप देखो सीधी सीधी बात है, आप कई जगह पढ़े होंगे तो आपको पता है क्या बताते हैं, सीधा एलसीएम निकालेंगे। लेकिन एलसीएम क्यों निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे अपन। देखो तो अब देखो 18 तो सोनिया लगा रही है 18 मिनट में, और 12 मिनट में कौन लगा रहा है, रवि लगा रहा है। तो अब देखो अपन पता कैसे करेंगे कि ये कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद में मिलेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, देखो 18 के क्या करूँ मैं, गुणज करूँ, मल्टीपल करूँ, क्या गुणज या मल्टीपल कैसे करेंगे। देखो 18 हो गया, 18 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 18 3 54 हो गया, 18 चौका 72 हो गया, ठीक है। ऐसे ये क्या है, इसके मल्टीपल्स या गुणज है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 12 की कैसे करेंगे, 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, और ये 72 हो गया। अब देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रारंभिक स्थान पे देखो कुछ कॉमन है, रहा है यहाँ पे देखो कुछ चीज़ सबसे पहले कुछ मिल रही है कि देखो 36 मिल रहा है, मतलब ये यहाँ पे मिल जाएंगे 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, इसका अर्थ ये हुआ ये तो पहली बार मिल जाएंगे, ठीक है। अगली दूसरी बार कब मिलेंगे, तो देखो उसके बाद दूसरी बार कब मिलेंगे, 72 मिनट बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे, 72 मिनट बाद मिलेंगे। इसका मतलब ऐसे अपन एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या निकालेंगे, देखो तो हल में क्या लिखोगे, हल में देखो कैसे लिखोगे, 18 तथा 12 का एलसीएम, 18 तथा 12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम निकालो। 18 है और ये क्या है, 12 है, ये 18 है, ये 12 है। 18 का निकाला, 2 का जा रहा है, 2 नीम 18, 9 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 12 में दिया 2 का, 2 छिकी 12, इस 2 बार जा रहा है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। क्या निकालना है हमें, तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो देखो कैसे करेंगे, एलसीएम निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को लिखो, 18 बराबर 2 गुणा में 3 गुणा में 3, घात के रूप में लिखो, 2 की घात 1 है तो 2, और 3 कितने बार है, 2 बार, मतलब 3 की घात 2। अब कितना है, 12। 12 को क्या लिखोगे, 2 गुणा में 3, मतलब 2 की घात तो कितनी है, 2, और 3 की घात 1, और इसकी भी घात लिख लो, 2 की घात 1। अब क्या निकालना है हमें, तो एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, लिखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन देखो, कॉमन 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, दोनों में 2 2 है और 3 3 भी है, तो कॉमन 2 आ रहा है तो 2 लिखो। एलसीएम में क्या करते हैं, घात 1 कम से कम लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1, तो बड़ी संख्या है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 घात ज़्यादा है, और यहाँ पे 3 है, देखो 3 लिख लिया, कॉमन 3 आ रहा है, घात ज़्यादा, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले ली हमने। अब इसको हल करो, 2 गुणा में 2, और देखो 2 की घात 2 है तो मतलब 2 2 बार गुणा है, 3 2 बार, 3 की घात 2 है तो मतलब 3 कितने बार गुणा है, 3 2 बार, ठीक है। अब लिखो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24 बार तियाँ 36, ठीक है। क्या आ गया हमारा एलसीएम, 36 आया। तो अब क्या लिखोगे, अब इसकी यही तो आंसर है हमारा। क्या लिखोगे, अतः, क्या लिखोगे, अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब देखो इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, इसमें एलसीएम निकलेगा। उसके बाद में मैंने बता दिया क्या करना है, सबसे पहले इनके फैक्टर करना है, मतलब इनके
गुणज करना है, क्या करना है, इनके मल्टीपल करना है, गुणज। ठीक है, अब देखो इसके 18 के कर दिए ऐसे गुणा ही, तो ये गुणज है, सॉरी इसके क्या है, ये गुणज है ना, मल्टीपल है, ऐसे ही 12 के कर दिए हमने। अब देखो पहली बार तो ये देखो सबसे पहले मिलेंगे 36 मिनट बाद, दूसरी बार मिलेंगे 72 बाद, उसके बाद में आगे ऐसे करते जाओ, इसके मल्टीपल गुणज करते जाओ, उसके बाद में जो भी संख्या फिर दोबारा से एक मिली समान, इसके बाद में तीसरी बार वो वहाँ पे मिलेंगे। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो रेड बटन को दबा के आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो और शेयर कर दो। धन्यवाद।